इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन के पहले एक्सरसाइज को, जो कि मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो दिया है वो इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन है। तो आप उसको ज़रूर देखें, आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इस मेथड में हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, वो करेंगे या तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे और या तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड्स की मदद से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएंगे उसमें न्यू मेथड्स आएंगे और इंटीग्रेशन में मोस्ट प्रोबेबली 7-8 मेथड हैं, उनको आप अगर याद कर लेंगे तो आपको ओवरऑल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं सब्स्टिट्यूशन बताने वाला हूँ और शायद हो सकता है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन ही है, 7.2 में भी शायद सब्स्टिट्यूशन हो। तो पहले तो हम इसको ख़त्म कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 को, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में चलेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट मेथड्स पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एंटी डेरिवेटिव यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की मदद से आप देखें और देख करके इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करें। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो क्या होता है। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, जो भी वेरिएबल होता है वो यहाँ y रहता है और यहाँ पे dx रहता है। यानी पहले तो आपका जो क्वेश्चन है वो y = sin 2x है और इंटीग्रेशन का साइन ऐसे दिया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन, y की जगह पे sin 2x है तो sin 2x उतार दें और साथ ही dx उतार दें। इसको देखिए, या तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और या तो हम इसमें दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। हम दोनों मेथड से चलेंगे, डायरेक्ट मेथड और सब्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड होने वाला है, डायरेक्ट मेथड जो होने वाला है उसमें आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस x प्लस सी होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x जो होता है वो होता है माइनस साइन x। ठीक है, डिफरेंशिएशन कॉस का अगर माइनस साइन एक्स होता है तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि माइनस इधर से उधर आ सकता है इसलिए यहाँ पे माइनस मिल गया। ये तो बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग चलिए इसी फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले मेथड को। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं sin 2x dx, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ sin 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x और साथ ही साथ यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो भी चीज x के साथ मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में आ जाता है 2 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। लेकिन अब आप लोग जरूर पूछेंगे कि सर ये 2 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इस 2 के लिए भी आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वैसी चीजें जो आपको कुछ अलग दिख रही हैं, सब्स्टिट्यूशन, जो चीजें आपको अलग दिख रही है उसको आप कुछ वेरिएबल मान लें, t मान लें, p मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे चलिए आप यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x है ना। तो हमने क्या किया, लेट हमने ये मान लिया कि जो 2x है वो है t, 2x हमारा क्या है t। अगर 2x हमारा t बन जाएगा तो ये पूरा sin t बन जाएगा। लेकिन इस dx का क्या करें, क्योंकि ये dx जो है वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन है और dx अगर है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। लेकिन जब हम इस 2x को t के फॉर्म में बदल लेंगे तो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी t के फॉर्म में आना चाहिए, यानी यहाँ पे dx नहीं आना चाहिए, यहाँ पे dt आना चाहिए। तो इस dx से dt बनाने के लिए हम लोग को कैसे करते हैं, देखिए हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो कीजिए तो जरा डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे अगर हम 2x लिख दें इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ t। दोनों तरफ हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया।
अब आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, 2 तो हमारा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ बन जाएगा डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हमें dx को dt के फॉर्म में लाना है, तो हमने dx को एक साइड ले जाना है और ये हो जाएगा dt बाई 2। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हमारा ये जो इक्वेशन है जो कि हम इंटीग्रेशन कर रहे थे i, क्या ये जो i है इस फॉर्म में नहीं बदल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की जगह पे t लिख सकते हैं, साइन 2x की जगह पे t लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन t। 2x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? t पुट कर दिया। और dx की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? dx की जगह पे dt बाई 2 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dt बाई 2। अब इंटीग्रेशन में भी आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में भी जब कोई कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है, तो आप यहाँ पे 2 को बाहर ले लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt कर दीजिए। अब देखिए साइन x dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c होता है, तो उसी तरह साइन t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस c। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस t प्लस c। अब चूंकि हमारे क्वेश्चन में t तो था ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में तो x था, तो हम इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करके t का वैल्यू यहाँ से 2x पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2, क्योंकि t का वैल्यू क्या है। अब देखिए हमारा आंसर, और यहाँ पे प्लस c लिखा, तो ये हमारा आंसर आया सब्स्टिट्यूशन से और ये हमारा आंसर आया डायरेक्ट मेथड से। दोनों आंसर सेम आया, लेकिन बच्चों को ये बताने के लिए कि टू कहाँ से आया ये मेथड बताना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो इसे अब रब करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू cos 3x। ठीक, y इज इक्वल टू cos 3x है। तो देखिए इसका भी दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन है। आप एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx अगर माइनस cos x प्लस c होता है, तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो होता है वो होता है sin x प्लस c। अब ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अच्छा ये फॉर्मूला आया कैसे? तो आपको मालूम होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ sin x जो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो होता है वो क्या होता है? cos x होता है। तो अगर डिफरेंशिएशन किसी का cos x आ रहा है तो cos x का इंटीग्रेशन भी हमारा sin x हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो यानी अगर आपको डिफरेंशिएशन sin थीटा का डिफरेंशिएशन अगर cos थीटा होता है तो cos थीटा का इंटीग्रेशन भी sin थीटा होगा। यही आपको रूल को याद रखना है, ये वाला रूल को। तो इसी रूल के तहत अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, y इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी मैं इसको ऐसे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, तो हमारा हो जाएगा cos 3x का होता है sin x प्लस c, तो ये हो जाएगा sin 3x प्लस c, और जो भी आपका x के साथ मल्टीप्लाई हो वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड पूरे में जाएगा, केवल sin 3x मिल जाएगा। अच्छा ये बात मैंने तो 3 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये बात आपको समझने के लिए कि 3 कहाँ से आया, हम लोग सब्स्टिट्यूशन में चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कहता है कि भाई आपको जो भी अलग लग रहा है, फॉर्मूला में तो sin cos x था, लेकिन यहाँ पे क्या है? cos 3x है, तो cos 3x हमारा क्या है? कुछ अलग है। तो जो भी चीजें अलग है उसको कुछ वेरिएबल मान लीजिए, आप उसको कुछ t मान लीजिए, t मान लीजिए। तो लेट हमने क्या किया है, 3x को मान लिया है, t मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगर हमने 3x को t मान लिया, अगर हमने 3x को t मान लिया, तो
अब इसको डिफरेंशिएट किए दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हमने x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए कीजिए, करके देखिए इससे क्या होता है। d/dx ऑफ t हो जाएगा। हमने दोनों तरफ d/dx से डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों डिफरेंशिएट किया, ये सवाल जरूर मन में आता है, क्योंकि देखिए अगर आपको इंटीग्रेशन करना है cos 3x dx का, तो ठीक है आपने 3x को तो t बना दिया, लेकिन ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी तो t के फॉर्म में आना चाहिए, यानी यहाँ पे dt होना चाहिए। अगर cos t dx कीजिएगा तो उसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इसीलिए आपको cos t अगर बनाए हैं तो यहाँ dt बनना चाहिए। वो dt कैसे बनेगा, तो चलिए हमने डिफरेंशिएशन करके dt बना देना है। आप लोगों को मालूम है कि 3 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और फिर हमारा बचेगा यहाँ पे dx/dx बचेगा और यहाँ dt/dx बचेगा। मालूम है 3 जो है वो ऐसे ही रहेगा, dx/dx 1 हो जाता है, इज इक्वल टू dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर dx हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये बन जाएगा dt/3 बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हमारा ये जो क्वेश्चन था वो बदल गया। किसमें बदल गया, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बदल गया है इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx जो है वो बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x के जगह पर मैंने t ले लिया cos t, और dx के जगह पर मैंने dt/3 ले लिया dt/3 ले लिया। 1/3 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt हो जाएगा। आपको पता है cos t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x dx का इंटीग्रेशन sin x plus c होता है, तो cos t dt का इंटीग्रेशन sin t plus c हो जाएगा, यानी 1/3 sin t plus c हो जाएगा। अब देखिए t तो क्वेश्चन में था नहीं, क्वेश्चन में 3x था, तो आप t को हटाइए, t का क्या वैल्यू है 3x है, तो t की जगह पे 3x बैक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, तो sin 3x/3 plus c हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया आई का इंटीग्रेशन का। क्या ये आंसर और हमारा ये आंसर दोनों सेम है कि नहीं है, तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर ये कर दें या ये कर दें बात बराबर है। ठीक है, सारी चीजें ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर 2x, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। चलिए क्वेश्चन को हम ब्लू पेन से लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, या y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको भी दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी आपको इंटीग्रेशन ऑफ y dx करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx करना है। अब देखिए इसको भी दो मेथड से करते हैं। एक मेथड होगा डायरेक्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और एक मेथड जो होगा वो हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डायरेक्ट और सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम लोग चलेंगे। तो चलिए डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट में तो एक लाइन में आंसर आ जाता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx करना है तो आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, ये फॉर्मूले जितनी बार लिखिएगा उतनी बार याद होगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस c हो जाता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम है d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का वैल्यू होता है e टू द पावर x। अगर डिफरेंशिएशन इसका यही होता है तो इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x का d टू द पावर x ही होगा। तो यहाँ पे e टू द पावर x तो नहीं है, e टू द पावर 2x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे e टू द पावर 2x लिखेंगे, और जो भी x के साथ है उसको हम डिवाइड कर देंगे और प्लस 3 लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। लेकिन ये 2 नीचे में क्यों आ गया, ये डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं सर, तो चलिए आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 2x हमारा क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, उस फॉर्मूले में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, मतलब
क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, e टू द पावर 2x यहाँ पे आ गया। तो जो भी चीज आपको अलग दिख रहा है उसको t मान लीजिए। क्या मान लीजिए? t मानिए, यानी लेट 2x इज इक्वल टू आप t मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यानी आपका e टू द पावर t बन गया। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन में तो dt बनना चाहिए, तो वो dt बनाने के लिए आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, करिए जरा d बाई डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, फिर बन जाएगा dx बाई डी एक्स बन जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा dt बाई डी एक्स हो जाएगा। चूंकि dx बाई डी एक्स 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, यानी हमारा क्या आ जाएगा dx बराबर dt बाई 2 आ जाएगा। dx बराबर dt बाई 2 आ गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया तो देखिए यहाँ जगह तो नहीं है, तो हम क्यों ना इसे मिटा दिया जाए। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो हमारा ये था ये हमारा ऐसे बदल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा e टू द पावर 2x dx हो जाएगा, e टू द पावर 2x dx बन जाएगा e टू द पावर t, क्योंकि 2x का वैल्यू हमने क्या लिख देना है, t लिख देना है, और हमारा dx जो होगा वो dt बाई 2 बन जाएगा, dt बाई 2 बन जाएगा। आपको ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। अब आपको मालूम है e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन, याद रखिएगा e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस c होता है, तो उसी तरह e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 e टू द पावर t प्लस c हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में t तो था नहीं, क्वेश्चन में तो x के फॉर्म में था, x के फॉर्म में बदल लीजिए, t का वैल्यू क्या होता है 2x लिखा हुआ है, तो आप ये लिख देंगे e टू द पावर 2x/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आया, इधर भी हमारा यही आंसर था। यानी एक्चुअली में 2 कैसे आया वो ये मेथड है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी गर्मी है, पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, y बराबर है ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b टू द पावर 4, यानी आपको इंटीग्रेशन करना है y dx का, यानी इंटीग्रेशन करना है ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। दो मेथड से कर सकते हैं हम लोग, पता है, एक मेथड होगा डायरेक्ट मेथड, देखिए कितना आसान है, ax प्लस b टू द पावर 2 dx है। हमने एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c पढ़ाया है। तो आपने ये यहीं पे लगा देना है। देखिए ये पूरा अगर x होगा तो x टू द पावर 2 है, तो आप इसको लिखिएगा ax प्लस b टू द पावर 2 प्लस 1, क्योंकि पावर में क्या होता है ऐड हो जाता है, बाय में क्या होगा 2 प्लस 1। लेकिन याद रखिए कि x के साथ जो भी रहेगा वो नीचे में डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा ax प्लस b टू द पावर 3 बाई 3a प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। अब ये आंसर आया कैसे, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमें सही तरीके से नहीं दिखती, जो अलग से थोड़ा दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप t माने, कोई वेरिएबल माने, तो यहाँ पे
ax प्लस b जो है वो हमारा t है, मान लीजिए कुछ मान लीजिए। अब ax प्लस b अगर हमारा t है तो हमें dx को भी तो बदलना होगा। dx को बदलने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में आप लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, आप ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t, ये लिखेंगे। अब हमारा सवाल कैसे बनेगा, आपको मालूम है एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v जो होता है वो होता है du बाई डी एक्स प्लस dt बाई डी एक्स। तो क्या वही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है तो डिफरेंशिएशन दोनों की तरफ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। हमें पता है कि जहाँ पर भी वेरिएबल x y ऐसा कुछ रहता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, और a b को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो आप डिफरेंशिएशन में उसे बाहर ले लेते हैं और फिर हो जाएगा dx बाई डी एक्स। और आपको मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट हमारा क्या होता है, जीरो। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ये समझिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, यानी कोई भी चीजें किस दर से बदल रही है, जिस भी दर से बदल रही है तो वो बता देगा कि ये जो ऊपर वाला वैल्यू है वो किस दर से x के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। तो यहाँ पे जो चीज कांस्टेंट है वो तो बदलेगा ही नहीं, किसी भी दर से नहीं बदलेगा, ये तो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट ये बदल नहीं रहा है तो इसलिए डिफरेंशिएशन इसका जीरो हो जाएगा। जो बदलेगा ही नहीं समय के साथ, x के साथ ये बदलेगा ही नहीं तो इसका मतलब जो नहीं बदलता है वो जीरो हो गया डिफरेंशिएशन उसका। और यहाँ पे बन जाएगा dt बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है तो ये हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब हमें dx चाहिए, क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dx को आप एक साइड लाइए और बाकी चीज़ों के अलग साइड ले जाइए, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन किस तरह से बदल गया, ये इक्वेशन हमारा बदल गया कुछ इस तरह से। ये हमारा अगर मान लीजिए कि ax प्लस b टू द पावर 2 dx है तो ये हमारा बन जाएगा t टू द पावर 2। क्यों t टू द पावर 2, क्योंकि ax प्लस b को हमने क्या माना है, t माना है। अच्छा dx भी हमारा बदल जाएगा क्या, dt बाई a बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा dt बाई, और a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 2 dt। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 2 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई a t टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई a t टू द पावर 3 बाई 3। चूंकि हमारा आंसर t के फॉर्म में तो नहीं आना चाहिए क्योंकि x के फॉर्म में था, तो आप t का वैल्यू रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर दें और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई 3a t का वैल्यू लिख देंगे ax प्लस b टू द पावर, ये हमारा आंसर है 1 बाई 3x प्लस b टू द पावर 3। और यहाँ पे लिखे 1 बाई 3 ax प्लस b टू द पावर 3, और यहाँ पे कांस्टेंट भी था तो कांस्टेंट सी रहेगा। समझ में आया आप लोगों को, देख लेते हैं कैसे चल रहा है। ठीक है, चलिए अगर ठीक है तो इसको मिटाते हैं, नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा इसको मिटाया जाए, थोड़ा जगह की कमी हो रहा है। चलिए एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा किस तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरह से है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि y इज इक्वल टू है साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x, 4e टू द पावर 3x, ये हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है तो इसको भी दो मेथड से बनाएंगे हम लोग।
चलिए एक है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में क्या है, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e⁻3x dx करेंगे। अब आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन में दो अलग अलग टर्म आ जाते हैं तो दोनों का इंटीग्रेशन होता है। तो आप इसको क्या कीजिए, देखिए हमने पढ़ाया था आपको कभी, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स प्लस k2gx dx। अगर ऐसा रहा या अगर माइनस में भी रहा तो आपका क्या होगा, k तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो या तो आप प्लस दीजिए, अगर माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर यहाँ कांस्टेंट है तो k2 फिर बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ gx dx प्लस c हो जाएगा। यही होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और दोनों फंक्शन अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंस। तो यहाँ पर भी कुछ कांस्टेंट तो है नहीं, तो हम इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस, यहाँ पे देखिए 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन भी मैंने कराया है, अभी जस्ट कराया है इससे पहले मैंने, और इसका भी इंटीग्रेशन मैंने कराया है। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी क्या लिखवाया था, इंटीग्रेशन होगा इसका sin 2x। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx जो होता है माइनस cos x प्लस c होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 2x और यहाँ पे 2 x के साथ में तो 2 यहाँ डिवाइड कर दीजिए और माइनस यहाँ पे 4 रहेगा। अब इसका भी अभी जस्ट इंटीग्रेशन किया है तो ये e⁻3x और बाई x के साथ 3 है तो 3 को डिवाइड कीजिए प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? अब देखिए इसको मैं रिपीट कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन की मेथड से, लेकिन बात ये है कि इसको मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया है। आप उस मेथड को यूज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने 3 यहाँ पे लिखा है तो क्यों लिखा है, ये मैंने जो 2 लिखा है यहाँ पे क्यों लिखा है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय ज़्यादा लग जाएगा। अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसी को सॉल्व किया, इसको अलग मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था, तो आप उसको देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर रहे हैं, मैं करने के लिए तो मैं कर ही दूंगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा, इसलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x प्लस 1 dx, ये कह रहा है। अब 4e⁻3x प्लस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे भी लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से पुट करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करते हैं ताकि आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाए। तो आपको पता है ये हो जाएगा, इसको हम लोग अगर i लेते हैं, इस पूरे को i लेते हैं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये बनेगा। अब यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया ही है, चलिए इसको i1 मान लेते हैं और इसको i2 मान लेते हैं। अगर i1 को सॉल्व किया जाए तो i1 हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx होगा। अब फॉर्मूला तो हमें ये पता है कि e⁻x dx का इंटीग्रेशन होता है e⁻x प्लस c। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, 3x को t मान लीजिए, 3x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। 3x को t मानेंगे तो आपको फिर डिफरेंशिएट करना होगा दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यानी हो जाएगा d/dx ऑफ 3x इज इक्वल टू d/dx ऑफ t होगा, यानी 3 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और dx/dx इज इक्वल टू dt/dx होगा। अब देखिए dx/dx तो 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 dt/dx हो जाएगा। हमको dx चाहिए, क्या चाहिए, dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे प्लस, अच्छा ये भी लेकर के चलते हैं, चलिए i2 को यहाँ पे 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, डायरेक्ट x होता है,
क्यों होता है चलिए ये भी हम बता ही देते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 पता है, और आपको एक और फॉर्मूला मैंने बनाया है x का पावर m dx का फॉर्मूला होता है x का पावर m प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो अगर ऐसा है तो हम चलिए सॉल्व किया जाए इसको। अच्छा 1 अगर है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, 1 को तो x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। और प्लस x टू द पावर 0 के हिसाब से फॉर्मूला बैठाएंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c, यानी हो जाएगा x टू द पावर 1 बाई 1 प्लस c, यानी हो जाएगा x प्लस c। तो ये हमारा I2 चल रहा है और इधर हमारा I1 चल रहा है। तो I1 के लिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, dx में हमारा, तो ये हमारा I2 हुआ, ये हमारा मैंने चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमने I2 को अलग से सॉल्व किया है, I2 को अलग से सॉल्व किया है, तो हमारा I2 मिल गया, ये I2 मिल गया, हमें I2 मिल गया है। और अगर हमें I1 मिल गया तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए I1 अगर चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, वो बाहर था e टू द पावर 3x की जगह पे e टू द पावर t हो जाएगा, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt बाई 3 हो जाएगा। तो 4/3 बाहर e टू द पावर t dt, तो हो जाएगा 4/3 e टू द पावर t होगा। अब इसको t के फॉर्म से हटा दिया जाए, 4/3 e टू द पावर t की जगह पे क्या था 3x था, तो 3x हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा मिल गया, क्या ये हमारा I1 मिल गया, I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया, और I हमारा क्या है, I हमारा है I1 प्लस I2 है। तो I1 के जगह पे हमने लिख दिया 4/3 टू द पावर 3x, और I2 की जगह पे लिख दिया x प्लस c। ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर है। थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन देखिए बहुत ही आसान है। मैं मिटा करके इसको डायरेक्ट मेथड से एक बार बना देता हूँ। चलिए कैसे, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए मैं एक लाइन में बनाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इंटीग्रेशन 4 हमारा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx बचेगा, और 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। 4 हमारा बाहर है, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन 3x होता है, और जो भी x के साथ रहता है वो डिवाइड हो जाता है, प्लस x प्लस c। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो ठीक चल रहा है कि नहीं देख लिया जाए। सब ठीक, अगर सब ठीक है तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 1 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 2 dx। ये हमारा इंटीग्रेशन का सवाल है। अब इस ब्रैकेट को आप तोड़िए, तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, छोड़िए ब्रैकेट की जरूरत नहीं, dx आने की जरूरत है क्योंकि dx अभी दोनों के पास नहीं गया है। तो यानी ये मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर को काट देगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। आपको पता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो टर्म है, तो दो टर्म है तो दोनों टर्म को अलग अलग लिख दीजिए। अब एक्स स्क्वायर 2 का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के मुताबिक हो जाएगा x टू द पावर 3/3, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो होगा वो भी इसी फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा, जैसे इसका x प्लस c हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया x प्लस c क्यों हुआ, तो समझिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx, क्योंकि कभी भी x का पावर 0 पे होता है 1 होता है।
एक्स का पावर n dx के फॉर्मूला के हिसाब से ये एक्स का पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 + c होगा और एक्स का पावर 0 + 1 क्या हो जाएगा x बाई 1 + c क्या हो जाएगा x + c। तो ये इसका मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बचा हुआ है और समय थोड़ा कम है, करीब आधा घंटा का वीडियो बन ही गया है, तो आप थोड़ा सा स्पीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 7 बनाया था, 8वां नंबर बनाएंगे। कह रहा है a x⁴ प्लस bx प्लस c dx मालूम है। अब देखिए तीन टर्म है, तीनों को अलग अलग दे दीजिए। ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। देखिए a b c हमारा तीनों कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए। a x² dx हो जाएगा प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा प्लस c बाहर हो जाएगा dx हो जाएगा। x² dx का इंटीग्रेशन होता है a x³/3, कौन से फॉर्मूले से, इधर लिखा हुआ है, प्लस b x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, कौन से फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूला, प्लस c x dx का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ c लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट का नाम c' दे देते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁴x dx, ये हमारा क्वेश्चन। फिर वही बात अलग अलग कर लीजिए। 2x⁴ dx प्लस e⁴x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx हो जाएगा प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है प्लस c, फॉर्मूला को दिख रहा होगा। 2x² का क्या हो जाएगा x³/3 हो जाएगा प्लस e⁴x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ही सा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ है √(x) -1/√(x) का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि a माइनस b का अगर होल स्क्वायर आता है तो होता है a² प्लस b² - 2ab। क्लास आप लोग 7, 8, 9 में इसे फॉर्मूला पढ़े, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है हमको। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो √x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√x इंटू 1/√x का dx हो जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा ना, और √x का स्क्वायर क्या होता है, √x का स्क्वायर तो x होता है, और 1/√x का स्क्वायर भी क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ -2 होगा, ये हमारा dx हो जाएगा। ठीक, तो अगर ऐसा है और 3 हमारे टर्म है तो तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। x इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, ऐसा ही होगा। एक नया इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आ गया, आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, log x। तो यहाँ पे तो log x हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x²/2, यहाँ पे हो जाएगा log x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस है नहीं माइनस है तो -2 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ बोलेंगे सर आप x²/2 कैसे किए, तो बाबू x के पावर में 1 है, और x के पावर में 1 है तो x के पावर में 1 + 1 2 होता है, नीचे में भी 1 + 1 2 होता है। 1/log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 2 बाहर, ये तो आपको आता ही। क्वेश्चन नंबर 10 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है। कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 dx बाई में एक्स स्क्वायर। अब बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बहुत बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको पता ही नहीं है कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3 + 5/2 तो उनको ऐसा लगता है कि ये 2 जो है, चलिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को इस 4 से काट देंगे और 2 लिख देंगे 2 + 5 7। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही क्या है, अगर आपको दिया हुआ है इंडिविजुअल थोड़ी 4 + 5/2 दिया है तो 4 + 5 क्या होता है 9/2 होता है, 9/2 क्या होता है 4.5, यानी ये आंसर सही हमारा होगा, ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। अच्छा, ये तो आपने क्या किया, सिंपली कर दिया। अगर आप ये 2 का मतलब समझना चाहिए, 2 किसके पास है, तो ये 2 दोनों के पास है, ये 2 दोनों के पास, यानी क्या होगा 4/2 भी होगा और प्लस 5/2 भी होगा। अच्छा, 4/2 क्या होता है 2 होता है और 5/2 क्या होता है 2.5 होता है। तो अगर हम 2 से 2.5 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4.5। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर ऊपर में न्यूमरेटर में 2-3 टर्म है और नीचे में एक सिंगल टर्म है तो वो सिंगल टर्म जो है वो सबके पास जाएगा। ऐसा नहीं कि वो केवल 4 का है, 4 को काट के हटा दे, ऐसा नहीं करना है। एक और मिसकंसेप्शन बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि सर अगर 2 + 3/5 रहा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2/3 + 2/5, तो ऐसा होता ही नहीं है, गड़बड़ बात। क्यों गड़बड़ बात, क्योंकि नीचे में क्या बना 2/8 बना ना, 2/8 का मतलब क्या होता है 1/4 होता है और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 होता है, यानी इसका मतलब होता है 0.25। अब क्या ये 0.25 देगा, ये 0.25 नहीं देगा, क्योंकि 2/3 हमारा क्या बनता है 2/3 बनता है हमारा 0.66 और 2/5 क्या बनता है 1/5 हमारा आता है 0.2, तो हो जाएगा 0.4 बनेगा। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 4 10, यानी 1.06 बन रहा है, ठीक है। तो ये 1.06 तो इसके बराबर है, यानी अगर आपके डिनोमिनेटर में कोई 2 अलग अलग टर्म दिए हुए हैं प्लस में तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जाएगा 2 को, दोनों 2 को नहीं जाएगा, लेकिन हाँ डिनोमिनेटर अगर सिंगल टर्म है ऊपर में बहुत सारे टर्म है तो ये 2 सबको जाएगा। ये गलत है, नहीं ये सही है, हाँ ये 2 सबको जाएगा, ठीक है, 4 को भी जाएगा और 5 को भी जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए थी। चलिए हमने कोशिश की आपको समझाने की। वहीं पे अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इन सबका है तो एक्स स्क्वायर सबको जाएगा, सबको जाएगा तो सबको दे दो प्लस 5x² बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। अगर ऐसे बात है तो अब आप उड़ा दो, देखो अब हम ना इसको काट के यहाँ पे डायरेक्ट एक्स लिख दूँ तो तुमको समझ में आएगा नहीं। फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे x⁴ बाई x⁴b इज इक्वल टू होता है x⁴a माइनस b, यही होता है। तो अगर यहाँ x⁴ बाई x⁴ है तो इसको मैं लिख दूँ x⁴ माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ 5x⁴ माइनस 2 माइनस 4x⁴ माइनस 2। एक और फॉर्मूला होता है 1/x का फॉर्मूला होता है x⁻⁻1, तो यहाँ पे 1/x² का हो जाएगा x⁻⁻2, ठीक, ये हो जाएगा x⁻1 प्लस -5 x⁻0 यानी 5
एक्स टू द पावर जीरो। एक और फॉर्मूला आपको पता है, एक्स टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होता है, रख देंगे। चलिए यहाँ पे 4 एक्स टू द पावर माइनस 2। अब ये हो जाएगा, देखिए तीन टर्म है, तीनों को अलग करते हैं, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस 5 एक्स टू द पावर जीरो का मतलब क्या होता है 1 होता है, यानी 5 बन जाएगा, हो जाएगा 5, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स। फॉर्मूला आपको पता है, इसका हो जाएगा एक्स टू द पावर 2/2 माइनस 5 है, डी एक्स का केवल एक्स हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस 2 का हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, आंसर आ ही गया है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x माइनस 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 प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 4 एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई, हाँ ये माइनस 1 था, माइनस 1 प्लस हो गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जा सकता है, प्लस सी भी लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस 4 बाई एक्स प्लस सी, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो तो बड़ा बनेगा ही, क्योंकि आप एक साथ अगर पूरा एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं तो वीडियो तो बड़ा बनने वाला है, तो इसकी चिंता ना करें। देखिए आप क्लास 12 में हैं और आप बोर्ड देने वाले हैं, तो आपको इतना 2 घंटा 3 घंटा बैठने का आदत तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे और आधा घंटा में उठ के कहीं घूमने चले गए, वीडियो देखने लगे, ये सब नहीं करना है। आप अगर बैठें तो लगातार 3 घंटा बैठें, तब जाके आपका सिलेबस खत्म होगा, कमांड में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बाई, चौक भीग गया, बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है? क्यों स्पीड पकड़ूंगा? ताकि हमारा थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। आप लोगों को अगर नहीं समझ में है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इसको लिखते हैं एक्स टू द पावर 3 बाई रूट एक्स प्लस 3x बाई एक्स टू द पावर रूट एक्स प्लस 4 बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स, ब्रैकेट में डाल दीजिए। देखिए आपको एक बात पता है कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2 होता है, और एक और बात पता है एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x होता है। यानी कोई भी चीज़ नीचे है अगर वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके पावर में माइनस आ जाएगा। यानी आप अगर इसको ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 बाई एक्स टू द पावर 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 3x बाई एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 4 बाई एक्स टू द पावर 1/2। इस नियम के तहत लिख दिया मैंने। अब इस नियम को मैं अप्लाई करने वाला हूँ, इसको ऊपर ले जाने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, क्योंकि एक्स टू द पावर a बाई एक्स टू द पावर b क्या होता है, एक्स टू द पावर a माइनस b होता है। तो यहाँ पे भी एक्स टू द पावर a था, एक्स टू द पावर b था, तो एक्स टू द पावर a माइनस b मैंने कर दिया। अब आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आपको 3 माइनस 1/2 है तो मान लो मैं आप लोग एलसीएम लेते हो बहुत अच्छे से जानते हो, इसका एलसीएम 2 होगा, 3 2 6 माइनस 1 यानी तो हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो मैं क्या इसको डायरेक्ट लिख दूँ एक्स टू द पावर माइनस है ना जी, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 3 एक्स का पावर डायरेक्ट में लिख दूँ 2 1 जा 2 2 माइनस 1 1/2 प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, सब में इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 एक्स टू द पावर 1/2 dx प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 dx।
ठीक, फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर भी होगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस ये 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। बोर्ड तो हमारा बचा नहीं, मिटा देते हैं, क्या करेंगे, देख लीजिए आप यहाँ तक क्लियर है तो इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अगली बार से इसको भी यूज करेंगे थोड़ा सा हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 यानी 7/2 हो जाएगा, नीचे में भी 7/2 हो जाएगा प्लस x टू द पावर 3/2 3x टू द पावर 3/2 बाई में 3/2 हो जाएगा प्लस 4x टू द पावर 1/2 बाई 1/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म भी आएगा तो ये हो जाएगा, ये पलट जाता है ना तो ये 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस ये भी पलट जाएगा, 3 था पहले से, पलट गया तो बन गया 3/2 x टू द पावर 3/2 प्लस 4 ये भी पलट गया 2 पर चला गया। अब बहुत बच्चों को नहीं समझ आ रहा कि सर आप क्या पलट गया कर रहे हो सर। चलो देखो, अगर a/b डिवाइडेड बाई c/d रहता था तो टीचर ने बताया है आपको क्लास 5 में a/b इंटू d/c हो जाता है, ये होता है यानी कि इसको मल्टीप्लाई होता है पलट जाता है। या अगर ऐसे रहे a/b होल डिवाइडेड बाई c/d तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a/b इंटू d/c यानी ये वाला नीचे वाला क्या होता है पलट जाएगा, d/c बन जाएगा। ये बात है, यही बात मैंने यहाँ पे किया, 7/2 जो है वो डिवाइड में था तो पलट करके 2/7 हो गया है। और यही हमारा आंसर भी है, बहुत हाँ यही हमारा आंसर भी है। चेक कर लीजिएगा, आंसर तो मैंने देखा नहीं है, आप एनसीईआरटी से एक बार मिला लीजिए, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल तो है नहीं, बच्चे अगर बेसिक अपना तगड़ा रखे हैं तो जरूर बन जाएगा। x टू द पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाई x प्लस 1 dx। अब इस सवाल में हमें ये दिख रहा है कि नीचे में है हमारे पास x प्लस 1, नीचे में क्या है x प्लस 1 है। लेट मी चेक कैमरा इज ऑल राइट और नॉट, ठीक है। चलिए तो कैमरा काम कर रहा है, वीडियो चल रही है। अब देखिए हमें अगर ये x प्लस 1 कहीं ऊपर में मिल गया तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपको ये दिमाग लगाना है देख करके कि यहाँ पे हमको फैक्टराइज कर देना है, ऊपर वाले टर्म को फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइजेशन क्या होता है पहले आप ये समझिए, उससे पहले आप ये समझिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स किसे कहते हैं। देखिए फैक्टर्स उसे कहते हैं जिससे कोई भी नंबर जो है ना कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मैंने कहा कि अगर आप 4 का फैक्टर बताइए, 4 का क्या बताइए फैक्टर, तो 4 का फैक्टर होता है 1 2 4, यानी 1 2 4 से ये 4 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया आप 4 के मल्टीपल को बताइए, 4 के मल्टीपल को अगर मैंने कह दिया बताने को तो 4 का कुछ नहीं, आपको टेबल लिख देना है, मल्टीपल हो जाएगा, यानी 4 होगा 8 होगा 12 होगा 16 होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी मल्टीपल का कोई लिमिट तो है नहीं, बढ़ता चला जाता है। और फैक्टर जो है वो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, मल्टीपल उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। खैर आप ये भी समझिए कि अगर मैंने 4 को अगर ऐसे लिख दिया 2 क्रॉस 2 तो इसको कहते हैं फैक्टर्स,
ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, तो जो भी आपको कॉमन मिलता है निकालते जाइए, यानी जो भी प्लस में माइनस में ना उसको आप इनटू में लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, फैक्टराइजेशन में क्या होता है आप इनटू में कर देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो इसको देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, क्यों ना हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा हमारा एक्स, यहाँ पे बचेगा हमारा वन, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस वन को कॉमन ले लीजिए, तो हमारा क्या बचेगा एक्स माइनस वन, और बाई में क्या बचेगा एक्स प्लस वन। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, यहाँ प्लस वन है कि माइनस वन है पता नहीं, क्योंकि अगर एक्स माइनस वन को कॉमन ले लेंगे तो हमारा कटेगा नहीं, और एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर एनसीईआरटी एनसी क्लास 12 इंटीग्रेशन, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे हमारा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स प्लस वन नहीं है एक्स माइनस वन है। ठीक है, क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो चलिए, यहाँ एक्स माइनस वन है, यहाँ पे भी क्या होगा एक्स माइनस वन होगा। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स माइनस वन, यहाँ पे भी एक्स माइनस वन, क्या हम कॉमन नहीं ले सकते हैं एक्स माइनस वन, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। सब आप आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये इससे कट जाएगा, और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, जो कि हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, अलग अलग हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा काम हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि सर आप जो बता रहे हो थोड़ा सा डिटेल में बताओ, या कोई भी स्टेप आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। देखिए आपका बोर्ड जो है ना, उसको अगर कमांड करने के लिए आपके पास बहुत अगर वक्त नहीं है तो कम से कम आप एनसीईआरटी पे तो ज़रूर कमांड बना लें, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट किताब है, बहुत लोगों ने मिलकर के एक साथ लिखा है, और एनसीईआरटी ही नेशनल लेवल पे एक करिकुलम के बेसिस में माना जाता है, पूरे देश भर में उसको ही फॉलो किया जाता है। तो आप एनसीईआरटी पे कम से कम कमांड जरूर बना लें। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आ रहा है जी, सारे चौक टूट जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स, ये तो भूल गया है, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है। आप क्या करें, रूट एक्स को मल्टीप्लाई करें, वन से तो रूट एक्स डी एक्स बन जाएगा, रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर वन बाई टू डी एक्स होगा, ये एक्स टू द पावर वन इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू आपको
सकता है कि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b का वैल्यू होता है x टू द पावर a प्लस b होता है। तो लगाइए, ये x टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 होगा, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 प्लस 1/2 dx। ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2 माइनस x टू द पावर ये हो जाएगा 3/2 dx, यानी ये पलट करके हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 प्लस 1 by 3/2 प्लस 1 प्लस c भी होगा, यानी हमारा हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस ये सॉल्व करके डायरेक्ट आपका आ जाएगा 5/2 और 5/2 पलट के 2/5 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सर आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, तो चलो मैं बता दूँ, x का पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। तो मैंने यही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। n का वैल्यू हमारा 1/2 है, तो n के जगह पे 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, चलिए बहुत सारे सवाल हैं, 22 सवाल हैं। हाँ 22 सवाल है, हमने कर लिया है 15 करते हैं। चलिए 15 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो बाबू आप इसको मल्टीप्लाई करो, इससे ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कीजिए x टू द पावर 2 इंटू रूट x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए इंटीग्रेशन बाद में लगाएंगे, यहाँ पे 2x इंटू रूट x प्लस 3 रूट x dx हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 2x x टू द पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 3x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। नियम क्या कहता है, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b क्या होता है, x टू द पावर a प्लस b होता है, तो नियम के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। x टू द पावर 2 प्लस 1/2 हो जाएगा प्लस 2x टू द पावर, ये कुछ नहीं है, x का पावर तो 1 है, x टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx। सॉल्व कीजिए तो 3x टू द पावर 2 टू द 4 5/2 प्लस 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 2x टू द पावर 2 प्लस 1 3/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx हो गया। सबको सेपरेट कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 3x टू द पावर 5/2 dx 2x टू द पावर 3/2 dx प्लस 3x टू द पावर 1/2 dx। क्वालिटी सही नहीं लगा। चलिए, अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n कितनी बार लिखूं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन चलिए आप लोग के लिए जितनी बार लिख दिया जाए आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा x टू द पावर, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5/2 का हो जाएगा 7/2 प्लस ये इसका डायरेक्ट लिख दूँ x टू द पावर 5/2 प्लस 3 डायरेक्ट लिख दूँ x टू द पावर 3/2 प्लस c। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/7 x टू द पावर 7/2, ये हो जाएगा 4/5 x टू द पावर 5/2, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा 2x टू द पावर 3/2 प्लस आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 15 भी कंप्लीट हुआ।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ थोड़ा सा आप लोग को रोचक बनाने के लिए रंगीन पेंसिल यूज कर लिया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करना है। अगर इसको करना है तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे किया जाए। सेपरेट कीजिए, सबको अलग कीजिए। 2x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस e टू द पावर x। चलिए मैंने तीनों का फॉर्मूला बता देना है। ये वाला फॉर्मूला तो आपका ये वाला लग जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का फॉर्मूला होता है sin x, तो ये वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा। e टू द पावर x dx का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x प्लस c। तो चलिए तीनों का फॉर्मूला आपको पता है तो लगा देते हैं। 2 x का पावर 2/2 हो जाएगा माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट सकता है, 5 डिग्री x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत जल्दी खत्म करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx जो होगा वो हमारा क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल। सेम वही काम करना है। अगर हम 2 को बाहर निकालें तो x² dx हो जाएगा, फिर 3 को बाहर लेते तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हो जाएगा, प्लस 5 को बाहर लेते इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आपका होता है 2x टू द पावर 3/3 माइनस 3। अब इसका भी इंटीग्रेशन आप लोग जान लीजिए कि sin x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c होता है। 3 था ही तो sin x का हो जाएगा क्या? माइनस cos x प्लस 5, ये हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 c हो जाएगा। यानी हमारा हो जाएगा 2x²/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा प्लस 5x टू द पावर 3/2 2 पर चला जाएगा। चलिए 5 पहले से था 3/2, थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा 2x टू द पावर 2/3 प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ प्रस्थान किया जाए। समय कितना हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है कि आप sec
sec x plus tan x dx। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब sec x इंटू sec x आपको पता है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। और sec x इंटू tan x हो जाता है sec x इंटू tan x dx हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है d बाई डी एफ ऑफ sec स्क्वायर x dx होता है tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर sec x tan x होता है sec x tan x dx होता है, वो हमारा होता है, वो हमारा होता है sec x प्लस c होता है। तो यानी इन दोनों का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, जो हमारा होगा sec स्क्वायर x का फॉर्मूला ये होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, तो हो जाएगा हमारा tan x, और sec x tan x का फॉर्मूला आपका होता है sec x, तो आपको याद रखना है sec x प्लस c, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, और 3 सवाल और पूरा जो नहीं है, आप लोग जान रहे हैं, आप लोग थक गए हैं, लेकिन फिर भी अब बैठे हैं तो निपटा ही गए, क्या जरूरत है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको ऐसा तो नहीं है कि कुछ विशेष लाभ मिल जाएगा, तो इसीलिए इसको कंप्लीट करके लीजिए cosec स्क्वायर x dx, ठीक है। देखिए अगर ये हमारा cosec स्क्वायर x बन गया, अगर ये हमारा cosec स्क्वायर x बन गया, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए sec स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, cosec स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपको पता तो है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर x होता है, क्लास 10 में पढ़ेंगे। और 1 प्लस cot स्क्वायर x जो होता है वो होता है cosec स्क्वायर x होता है, ये होता है। अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना इसको हम लोग थोड़ा सा अल्टी पल्टी मार के देख लेते हैं कि बन क्या है। तो अगर इसको अल्टी पल्टी मारा जाए, आपको मालूम है कि sec x इज इक्वल टू होता है 1 बाई cos x, और cosec x जो होता है वो होता है 1 बाई sin x। होता है कि नहीं होता है, बताइए, सच सच बताइएगा। अगर ऐसा होता है, आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उसमें उस नियम के तहत क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 1 बाई sin स्क्वायर x dx। sec x की जगह 1 बाई cos x का होल स्क्वायर लिख दिया, ऐसा लिख दिया हमने। अब चूंकि आपको एक और जस्ट ही मैंने बताया है a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी अगर रहता है तो ये बन जाता है a बाई बी इंटू डी बाई सी बन जाता है। तो पलटिएगा, तो पलटिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x बाई 1 dx होगा। अब साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x हमारा क्या बन जाएगा, साइन x बाई cos x, दोनों का पावर में स्क्वायर है तो बाहर में ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब चूंकि tan स्क्वायर x का हमको इंटीग्रेशन करना है, अब देखिए यहाँ से किस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से यूज करेंगे। क्या हम इस फॉर्मूला को 1 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस होगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख सकते हैं। tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 1 इधर था तो उधर जाके हो गया माइनस 1। अब हमको sec स्क्वायर x का भी डिफरेंस इंटीग्रेशन पता है,
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, tan x होता है, यहाँ पे लीजिए tan x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, बस यहाँ पे आपका हो जाएगा c हो जाएगा। यानी इस तरह से आपका ये सवाल भी निपट गया। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन 2 और हैं, 2 हैं कि 3 है पता नहीं, लेकिन यही 2-3 हैं, जल्दी से निपटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि 20 नंबर है, वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, बढ़िया सवाल है, कोई खराब नहीं। अब आपको पता है कि cos x जो है वो दोनों के पास जाएगा, तो दोनों को दे दीजिए, काहे को उसको तरसा रहे हैं, दीजिए दोनों को। cos स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 3 साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जैसे ही आपने दिया, आपको दिख गया कुछ, क्या दिखा कि 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो आप लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा क्या होता है, tan एक्स होता है। और एक और बात, 1 बाई कॉस एक्स जो होता है वो हमारा होता है sec एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। और हमारा ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा क्या बन जाएगा tan एक्स, 1 बाई कॉस एक्स हमारा क्या बन जाएगा sec एक्स। बीच में माइनस है, दो अलग अलग टर्म है, सबको सेपरेट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec एक्स tan एक्स dx। पता है आप लोगों को, तुरंत अभी मैंने जस्ट लिखा है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x हमारा होता है sec x प्लस c होता है। तो दोनों का इंटीग्रेशन पता है, लिख लीजिए sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x हो जाएगा, sec x tan x का क्या होता है sec x होता है, प्लस c हमारा हो गया आंसर पूरा। गर्मी भी ज्यादा है, समय भी बहुत ज्यादा लग गया। चलिए ये समझ में आया होगा आपको, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल और हैं, शायद 20 हो गया ना, 21 22, चलिए ठीक है, 2 सवाल और एनसीईआरटी के पहला एक्सरसाइज हमने निपटा लिया। चलिए तो 2 सवाल है तो जल्दी से निपटाते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना आपने झेल ही लिया है तो इसको भी झेल ही लीजिए। 2 सवाल हैं कि एक ही सवाल है, हाँ, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना, सच दैट एक ही सवाल है शायद 21 नंबर। देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एंटी डेरिवेटिव निकालिए, कह रहा है फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या है, डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या है, डेरिवेटिव का उल्टा कीजिए, एंटी मतलब क्या होता है उल्टा, और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है। बहुत आसान सवाल, इसको क्या दिक्कत है कि ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, इसको मैं डायरेक्ट 1/2 लिख दूं, प्लस इसको मैं डायरेक्ट x टू द पावर माइनस 1/2 लिख दूं, क्योंकि कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो उसके पावर में क्या आता है माइनस आता है, माइनस आता है, तो अब इसमें क्या कीजिएगा x टू द पावर 1/2
प्लस एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 होगा प्लस सी। क्यों होगा? एक्स टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। लगाइए जरा, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एक्स टू द पावर ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक से लिखिए 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस सी हो गया। ये हमारा 21वां नंबर सवाल बन के तैयार हो गया। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट 22 नंबर सवाल। अब फिर हमारा काम खत्म, छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, लगे हाथ तो क्यों छोड़ेंगे। d/dx ऑफ fx दिया हुआ है, d/dx ऑफ fx जो है हमारा दिया हुआ है 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4 सच दैट ऐसा है कि f2 इज इक्वल टू शून्य, f2 इज इक्वल टू नील बटे सन्नाटा। तो बताइए जरा fx क्या होगा, fx क्या होगा? fx पूछ रहा ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, आपको पता है डिफरेंशिएशन का उल्टा अगर करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। एक चीज आपको बताए थे, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इट मींस इफ यू अप्लाई d/dx ऑफ, अगर आपने d/dx ऑफ कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसी फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर रहे हैं, अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना और ये जो इंटीग्रेशन है ना, वो एक दूसरे को नलिफाई करके केवल fx दे देगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है, तो एक पहली बार मैंने डिफरेंशिएशन लगाया और इसी डिफरेंशिएशन पे अगर मैंने इंटीग्रेशन भी लगा दिया तो एक दूसरे का रिवर्स होने के कारण कैंसिल आउट कर देगा और वही फंक्शन को मिल जाएगा। सेम सिद्धांत यहाँ लगा दीजिए। अगर आपको ये दिया हुआ है d/dx ऑफ fx दिया हुआ है और इंटीग्रेशन अगर हम कर दें तो राइट साइड में तो इंटीग्रेशन करना होगा 4x टू द पावर 3 माइनस 3/x टू द पावर 4 dx ये करना होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा डिफरेंशिएशन करके हमारा fx आ जाएगा, यानी fx हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, क्यों ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ हमारा 4x³ dx और -3 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -4 dx होगा। अगर ऐसा होगा तो इसका हो जाएगा 4x टू द पावर 4/4 माइनस 3x टू द पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 होगा, प्लस से एक कांस्टेंट दिया है तो ये 4 से 4 कट गया तो ये बना x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर -3/-3। ये 3 से 3 कट गया, माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, प्लस सी लिखा हमारा। फिर हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा x टू द पावर -3 प्लस सी हो गया, इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, fx आ गया। ये हमारा fx आ गया है। जो अगर fx आ गया है तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें fx से पूछ रहा है, तो ठीक है हमारा आंसर यही आ सकता है। लेकिन ये c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू तो पता नहीं, तो c का वैल्यू निकालने के लिए एक काम करते हैं, इस गिवन को यूज करते हैं। कह रहा है कि f2 रखने पे हमारा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 अगर रखिएगा, f के जगह पे 2 अगर रखिएगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिएगा, 2 का पावर 4 प्लस x में 2 का पावर -3 प्लस सी हो जाएगी। अब f का पावर 2 क्या है भाई, f का पावर 2 क्या है, 0 है, 0 है तो इसके जगह पे 0 रख दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अच्छा
और ये हो जाएगा 1/2 प्लस सी हो गया। सॉल्व कर देते हैं तो 0 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस सी हो जाएगा। अब इस पूरे को इधर ले आते हैं तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 1/8 और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा और 1 माइनस 8 6 जा 8 6 48 8 हाथ में 4 8 एकम 8 8 4 12 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी -127/8 बराबर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। यानी सी का वैल्यू जब आ गया, सी का वैल्यू जब आ गया तो आप यही हमारा फंक्शन पे रख दीजिए। तो यानी एफ एक्स ही पूछ रहा है, एफ एक्स ही पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एफ एक्स पूछ रहा है। तो यानी एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स हमारा आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर क्यूब माइनस 127/8। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है, तो आप ज़रूर कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद का लेक्चर भी आएगा, हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपको मिलता रहे। धन्यवाद।